नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक डिजास्टर के बारे में, जो कि फिलहाल विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम जगह में हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीने बाद फैक्ट्री को स्टार्ट किया गया था। तो 1.5 महीने बाद कोशिश की गई फैक्ट्री को स्टार्ट करने की, तो इसी बीच जो जहरीली गैस थी स्टायरीन, उसका रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। 11 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 5,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए। और जो ये काम किया गया था, बताने में आ रहा है कि अनस्किल्ड लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि कंपनी को स्टार्ट किया जाए। देखो, इंडिया में इस प्रकार न जाने कितनी फैक्ट्री और प्लांट बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। अब वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होंगे, तो ऐसा ना हो आगे ये हादसे और भी हमको देखने को मिले। तो सरकार को प्रॉपर तरीके से टाइट और रूल रेगुलेटेड गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का हादसा ना हो। तो हम बात करते हैं इस हादसे के बारे में। 6 मई 2020 को सुबह 3:30 बजे के आसपास ये स्टायरीन गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिसके कारण अभी तक 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। देखो, ये स्टायरीन गैस से हुआ क्या है कि लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, और आंखों में जलन, त्वचा पर जलन। तो ये सारी जो घटना हो रही है वो स्टायरीन गैस की वजह से हो रही है। तो कुछ सोचने में आया कि जो हादसा भोपाल में आज से कई साल पहले हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, वही कहीं हादसा दोबारा न दोहरा दिया जाए, क्योंकि उस समय 3,378 लोगों की डेथ हुई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे। जो कंपनी का नाम था भोपाल में, वो कार्बाइड यूनिट नामक फैक्ट्री थी, और जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। अब जो विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में जो हादसा हुआ है, ये काफी निंदनीयपूर्ण है, और इससे काफी लोगों की डेथ भी हुई है। इंडिया में अब इंडिया आने वाले टाइम पे मैन्युफैक्चर हब बनने वाला है, तो इंडिया की सरकार को, गवर्नमेंट को जो रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, वो काफी टाइट रखनी पड़ेंगी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई दोबारा हादसा ना हो। और जो ये गैस है स्टायरीन, इससे कैंसर कॉज होने की संभावना ज्यादा है। मतलब जो कैंसर हो काफी अधिक मात्रा में कैंसर या अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इस गैस की चपेट में आए, उनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, और उनको लॉन्ग टर्म इन्फेक्ट कम हो जाए, और उनको अच्छे से उनकी देखभाल की जाए। अब देखो, सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है। वैसे तो ये जो फैक्ट्री है वो शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989 के अंतर्गत आती है। इस एक्ट के अंदर वो केमिकल आते हैं, उनके रखरखाव के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सरकार के द्वारा वैसे जारी की गई है। लेकिन बात आती है कि जिम्मेदारी से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने के कारण ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ फूड क्राइसिस 2020 के बारे में। तो हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है, ये काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 135 मिलियन लोग फूड क्राइसिस के साए में जी रहे हैं। 2018 में 113 मिलियन लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 55 फूड क्राइसिस वाली कंट्री में 75 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट का नहीं बढ़ना। तो 2019 के डाटा में यह बात सामने आई है कि कन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण फूड क्राइसिस किसी देश में पैदा होते हैं। और कन्फ्लिक्ट के बाद नंबर आता है एक्सट्रीम वेदर का, इकोनॉमिक शॉक्स का। देखो, कन्फ्लिक्ट जो है वो आपने देखा होगा, वेस्ट एशिया के रीजन में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जैसे सीरिया, यमन। इसकी वजह से वहां पर फूड क्राइसिस होते रहते हैं। डिजास्टर मतलब जैसे साइक्लोन आ गया या फिर बाढ़ आ गई। तो ऐसे जो लोग एक्सट्रीम वेदर हैं, इनकी वजह से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अफ्रीका में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं फूड क्राइसिस के एक्सट्रीम वेदर की वजह से, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साउथर्न ईस्ट अफ्रीका, और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका और पाकिस्तान। तो ये जो देश हैं, ये काफी फूड क्राइसिस के शिकार हो रहे हैं। काफी ज्यादा लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि कन्फ्लिक्ट जो है इसका मुख्य कारण है फूड क्राइसिस का। भारत के अंदर भी काफी ऐसे लोग भूख के साए में जी रहे हैं। तो सरकार को और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से हम फूड क्राइसिस को खत्म करें, किस प्रकार से लोगों की देखरेख करी जा सके। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक।
पहला था डिजास्टर के बारे में जो हाल ही में विशाखापट्टनम में हुआ है, और दूसरा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 के बारे में। थैंक यू।